बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। इतने ज्यादा कपड़े पड़े देखकर मेरा दिमाग गुस्से से खोलने लगा। अम्मी को पता भी था कि कपड़े धोने का काम मुझे बहुत जहर लगता है। इसके बावजूद भी अम्मी सारे घर के कपड़े मेरे लिए इकट्ठे करके रख देती थी। मुझे याद था कि अभी कल ही वो कपड़े धो रही थी, लेकिन मैं भूल गई थी कि अम्मी सिर्फ और सिर्फ अपने कपड़े धोती हैं, बाकी घर वालों के कपड़े वो मेरे लिए छोड़ देती थी। मुझे इस बात की आज तक समझ नहीं लग सकी थी कि इसके पीछे क्या कहानी छुपी है। मैंने जब भी अम्मी से इस बारे में पता करने की कोशिश की तो वो हर बार ही मेरी बात टाल गई और मुझसे कहती कि मैं सारी जिंदगी तुम लोगों के काम करती आई हूँ, अब अगर तुम्हें थोड़ा सा काम करना पड़ रहा है तो इसमें तुम्हें क्या मसला है। वैसे भी तुम कुछ ही सालों की हमारे घर में मेहमान हो, फिर तो तुम्हारी शादी हो जाएगी। तुमने मुझे कहाँ पर सुख देने हैं, फिर तो तुम सिर्फ और सिर्फ अपनी सास को सुख दिया करोगी। लिहाजा अभी अपनी माँ को जितने सुख दे सकती हो देने की कोशिश करो, वरना बाद में तुम्हें खुद ही पछतावा होगा कि मैं अपनी माँ को खुश नहीं रख सकी। अम्मी जवाबन जज्बाती बातें करना शुरू कर देती थी और मैं ना चाहते हुए भी खामोश हो जाती थी। मैंने एक नज़र ड्रम में पड़े पानी पर डाली, जो कि बिल्कुल भी काफी नहीं था। कपड़े इतने ज्यादा थे कि इसके लिए मुझे एक पूरा ड्रम चाहिए था। लिहाजा मैंने फैसला किया कि नदी किनारे जाकर ही कपड़े धोऊंगी। इससे पहले कि मैं नदी किनारे जाने के लिए अपने घर से निकलती, अचानक मेरा भाई घर के अंदर दाखिल हुआ। वो चेहरे से बहुत ही खौफजदा नजर आ रहा था। मुझे देखकर वो तेजी से मेरी तरफ बढ़ा और मुझे अपने गले से लगा लिया। अपने भाई को जज्बाती हालत में देखकर मैं हैरान हो गई और उससे पूछने लगी, क्या हो गया है तुम्हें, जिस कदर जज्बाती क्यों हो गई हो। उसने दोबारा मेरे चेहरे की तरफ नजर डाली और फिर से मुझे सीने से लगाकर कहने लगा, शुक्र है तुम महफूज हो, शुक्र है तुम उन लड़कियों में से नहीं थी। मैंने कहा, क्या हो गया है, तुम कौन सी लड़कियों की बात कर रहे हो, और साथ मेरा उन लड़कियों के साथ क्या काम, मैं तो घर में ही मौजूद थी। वही मैं कह रहा हूँ कि शुक्र है तुम घर पर ही मौजूद थी, वरना अगर तुम उन लड़कियों के साथ होती तो तुम्हारा भी बहुत बुरा हाल होता। अभी उन लड़कियों की हालत देखकर मैं आ रहा हूँ। इस कदर बुरी हालत है कि उनकी लाशें पहचानी ही नहीं जा रही। लाशों का नाम सुनकर मुझे शिद्दत से कुछ गलत होने का एहसास हुआ। मैंने अपने भाई का हाथ पकड़ा और उससे कहने लगी, मुझे तफसील से सारी बात बताओ कि क्या हुआ है। मेरा भाई गहरे गहरे सांस ले रहा था। मैं जल्दी से जाकर उसके लिए पानी लेकर आई। थोड़ी देर बाद जब वो नॉर्मल हुआ और कुछ कहने के काबिल हुआ तो वो मुझे कहने लगा, तुम्हारी दोस्त अपनी कजनों के साथ आज ही नदी किनारे गई थी। न जाने वहाँ पर उनके साथ कौन सा हादसा पेश आया। अभी शाम के वक्त ही जब वो घर वापस नहीं आई तो घर वाले उन्हें देखने के लिए चले गए, लेकिन वहाँ पर उन्हें उन लड़कियों की लाशें मिली। उनके चेहरे बुरी तरह से बिगड़े हुए थे, किसी का भी चेहरा पहचाना नहीं जा रहा था। अपने कजन की बात सुनकर मुझे लगा कि सातों आसमान मेरे सर के ऊपर आकर गिर गए हों। वो मेरी दोस्त सारा की बात कर रहा था, जो कि बचपन से ही मेरे साथ थी। मेरी उसके साथ बहुत अच्छी गपशप थी और मैं अपना हर राज उससे शेयर करती थी। अभी उसकी इस कदर भयानक मौत का सुनकर मुझे अपनी सांस रुकती हुई महसूस होने लगी। मैंने तेजी से अपने भाई को साइड पर हटाया और बाहर की तरफ भागी, लेकिन भाई ने मुझे पकड़ लिया और डांटते हुए कहने लगा, तुम पागल वागल तो नहीं हो गई। मैं तुम्हें इसलिए नहीं बता रहा कि तुम जाकर वहाँ पर देखना शुरू कर दो या पता लगाना शुरू कर दो कि उनके साथ क्या हुआ है, बल्कि मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम घर में ही बैठी रहो। वैसे भी मैंने अम्मी से सुना था कि तुम्हें नदी किनारे जाने का बहुत शौक है। अब अपना ये शौक खत्म कर दो, क्योंकि उस नदी के हालात ठीक नहीं रहे। वहाँ पर लोग मुझे बता रहे थे किसी रूह का कब्जा हो गया है। जो भी लड़की वहाँ पर जाती है वो रूह उसके साथ बुरा सलूक करती है। भाई की बात सुनकर मुझे उसकी छोटी ज़हनियत पर अफसोस होने लगा। मैंने उसे डांटते हुए कहा, खुदा का वास्ता है इस तरह की बातों पर यकीन मत करो, और मुझे इस बात पर 100% यकीन है कि ये काम किसी रूह का नहीं बल्कि किसी इंसान का है। अगर इंसान का होता तो पुलिस अब तक पता लगा चुकी होती, लेकिन उन लड़कियों के जिस्म पर अजीबोगरीब निशानात भी मिले हैं। यूं लग रहा है जैसे किसी जानवर ने उन्हें नोचा हो। अब हम ये अंदाजा नहीं लगा पा रहे कि ये काम इंसान ने किया है या किसी रूह ने किया है या फिर जंगली जानवरों ने किया है। इसके अलावा मेरा भाई न जाने क्या क्या कह रहा था, लेकिन मेरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी दोस्त की तरफ अटका हुआ था।
1 महीने बाद ही उसकी शादी हो जानी थी। अपनी शादी के लिए वो बहुत ज्यादा पुरजोश थी और हर रोज ही मुझसे इस बारे में बात किया करती थी। मैं भी उसके लिए बहुत खुश थी क्योंकि उससे अपनी मोहब्बत मिल गई थी। अब मुझे उसके मंगेतर का भी ख्याल आ रहा था, न जाने उसके दिल पर क्या बीत रही होगी। दोनों ने एक दूसरे को हासिल करने के लिए बहुत कोशिशें की थीं और अपने घर वालों को बड़ी मुश्किल से मनाया था, लेकिन फिर आखिरी मौके पर जाकर सब कुछ ही खत्म हो गया था। मैं वहीं सहन में बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। मुझे रोते हुए थोड़ी ही देर गुजरी थी जब अम्मी तेजी से घर के अंदर दाखिल हुईं। उनकी आंखें भी बुरी तरह से सूजी हुई थीं। यकीनन वो भी रोती रही थी। मुझे देखकर वो मेरे पास आई और मेरा हाथ पकड़कर उठाने लगी और मुझे समझाते हुए कहने लगी कि तुम्हें अपनी दोस्त की मौत की खबर मिल गई होगी। ये भी पता चल गया होगा कि उसकी मौत कैसे हुई, लिहाजा बेहतर यही है कि अब तुम उस नदी की तरफ जाना छोड़ दो। मैंने अम्मी की नसीहत की तरफ ध्यान नहीं दिया और उन्हें कहने लगी कि मुझे मेरी दोस्त के घर की तरफ लेकर जाएं। मैं अपनी दोस्त के चेहरे को आखिरी बार देखना चाहती हूँ। अम्मी फूट फूट कर रोने लगी। मुझे कहने लगी कि तू अपनी दोस्त के चेहरे को कैसे देखेगी? अरे जालिम दरिंदे ने उसका चेहरा बिगाड़ दिया है। हमने तो उसके कपड़ों से उसे पहचाना है। उसके घर वाले खामोशी के साथ ही उसका जनाजा उठा रहे हैं, लिहाजा किसी को भी उनके घर जाने की इजाजत नहीं है। ये सुनकर मैं मजीद रोने लगी। यानी मैं इतनी बदनसीब थी कि मैं अपनी दोस्त से आखिरी मुलाकात भी नहीं कर सकती थी। मैं वहीं जमीन पर ही काफी देर तक बैठी रही और सोचती रही कि आखिर कौन हो सकता है जो ये सब कुछ कर सकता है। मुझे उस अंधे वजूद से शदीद नफरत का एहसास हो रहा था। मेरा बस नहीं चल रहा था कि उसका हशर नशर बिगाड़ दूं। मेरा भाई शाम के वक्त जब घर वापस आया, उस टाइम हम सब घर वाले बैठे खाना खा रहे थे। वो भी हम लोगों में शामिल हो गया और तजस्सुस से कहने लगा, आज मुझे एक बहुत ही बड़ी खबर के बारे में पता चला है। हम सब लोग उसकी तरफ मुतवज्जो हो गए। दरअसल चौधरी ने खुद ही इस मामले के बारे में पता लगाने का फैसला किया है। चौधरी कहता है कि जब तक मैं पता नहीं लगा लेता कि लड़कियों के साथ ये हालत किसने की है, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। भाई की बात सुनकर मैंने बुरा सा मुंह बनाया, क्योंकि वो चौधरी मुझे शुरू से ही बहुत जहर लगता था। न जाने क्यों मुझे लगता था कि वो बहुत सी गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस है। यही वजह थी कि तकरीबन हर महीने ही पुलिस उसके घर आती थी, लेकिन वो कुछ पैसे देकर पुलिस को हमेशा ही लौटा देता था। मुझे अपनी दोस्त से भी यही पता चला था कि पुलिस 3-4 बार उसके शहर वाले घर में छापा मारकर उससे पकड़कर ले जा चुकी थी। दूसरी तरफ वो लड़कियों को दूसरे मुल्क भेजने का धंधा भी करता था। मैंने जब अपने भाई को इस बारे में बताना चाहा तो उसने मुझे सख्ती से खामोश रहने का कहा और मुझे डांटते हुए कहने लगा कि अगर तुमने किसी और शख्स के सामने ये बात कर दी तो तुम्हारा बहुत बुरा हश्र होगा। मरकर भी गांव वालों के सामने ये बात मत करना, वरना वो सब चौधरी को बता देंगे। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि चौधरी के पास कितनी ज्यादा ताकत है। न सिर्फ वो तुम्हारी बल्कि हमारी भी जिंदगी हराम कर देगा। भाई की डांट सुनकर मैंने बुरा सा मुंह बनाया। उससे कहने लगी कि अब मैं इतनी भी बेवकूफ नहीं हूँ जो अपने ही हाथों से तमाम घर वालों को मुसीबत में डालूं। तुम्हारा छोटा सा दिमाग है जिसका कुछ पता भी नहीं चलता, इसलिए मैं तुम्हें समझा रहा था। भाई ने जवाबन मुझ पर तंज किया। मैंने एक नजर अम्मी की तरफ देखा। अम्मी ने मुझे खामोश रहने का इशारा किया। मैंने अभी दूसरा नवाला ही लिया था जब दोबारा से मुझे अपनी दोस्त की याद आ गई। मेरा दिल दोबारा से दुखी हो गया। मैंने वो नवाला वहीं पर छोड़ दिया और वहां से उठ खड़ी हुई। मुझे उठता देखकर भाई ने दोबारा बैठने का इशारा किया। दरअसल मेरा भाई मुझसे 5 साल बड़ा था, लेकिन मैंने उसकी कभी भी इज्जत नहीं की थी और ना ही उसे कभी आप कहकर पुकारा था। इसकी वजह ये थी कि उसने कभी भी बड़े भाइयों वाला सलूक नहीं किया था। वो हमेशा ही मुझसे लड़ता रहता था और हमेशा ही अपनी जिदें मनवाता रहता था। हालांकि ये काम मेरे थे, लेकिन फिर भी मैं उसकी जिदें पूरी करती थी। भाई ने मुझे समझाया और कहने लगा कि मरे हुए लोगों के साथ मरा नहीं करते, इसलिए बेहतर यही है कि तुम पेट भरकर खाना खाओ। उसके बाद वक्फे वक्फे से वो काफी समझदारी वाली बातें करता रहा। मैं भी उसकी बातों में उलझकर थोड़ी देर के लिए इस किस्से को भूल गई और खाना खाने में मसरूफ हो गई। खाना खाने के बाद मैं अपने कमरे में जाने लगी थी कि भाई ने मुझे छत पर आने के लिए कहा। मुझे पता था कि उसने मुझसे वही नदी वाली बात करनी है। मैं खामोशी के साथ छत पर चली गई। वो मेरी तरफ पीठ किए खड़ा था। मैं उसके करीब जाकर खड़ी हो गई।
उसने मुझे बताया कि चौधरी की माँ ने उससे बात की थी कि वो चौधरी के लिए मेरा हाथ मांगना चाहती हैं। भाई की बात सुनकर मुझे लगा कि सातों आसमान मेरे सर के ऊपर आकर गिर गए हों। चौधरी की पहले से ही 3 बीवियां थीं और अब वो चौथी शादी करना चाहता था, वो भी मुझसे। भाई की बात सुनकर मैंने उससे कहा, तुम पागल वागल तो नहीं हो गए, या फिर तुम्हारा दिमाग काम करना बंद कर गया है? इसमें पागलों वाली कौन सी बात है? ये तो बहुत ही अच्छी खबर है जो मैंने तुम्हें सुनाई है। मैं तो सोच रहा था कि ये खबर सुनकर तुम खुशी से उछलने लगोगी और जल्दी से शादी के लिए तैयार हो जाओगी, लेकिन यहाँ पर तो तुम्हारा मयार ही नहीं मिल रहा। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं उस इंसान से शादी करने के लिए तैयार हो जाऊंगी जिसकी पहले से ही 3 बीवियां हैं? जो अपनी पहली 3 बीवियों को खुश नहीं रख पाया, वो मुझे कैसे खुश रख सकता है? लिहाजा इनको साफ साफ इनकार कर दो। मेरी बात सुनकर भाई के चेहरे पर एक साया आकर लहराया। वो मुझे डांटते हुए कहने लगा कि मैंने हाँ कर दी है, लिहाजा अब तुम शादी की तैयारियां शुरू कर दो। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? इससे पहले कि मैं उस पर चिल्लाती या उसे बुरा भला कहती, वो वहां से नीचे चला गया। मैं उसे आवाजें देती रह गई, लेकिन उसने मेरी किसी भी बात का जवाब नहीं दिया। मुझे शिद्दत से रोना आ रहा था। आज का दिन वाकई मेरे लिए बहुत बुरा साबित हुआ था। सुबह होते ही मुझे अपना नया जोड़ा जल जाने की खबर मिली। दिन के वक्त मेरी मुर्गी मर गई, शाम के वक्त मेरी दोस्त का इंतकाल हो गया और अभी रात के वक्त मेरे भाई ने मेरा रिश्ता एक ऐसे मर्द के साथ कर दिया था जो पहले से ही 3 बीवियों का शौहर था। इसके अलावा उसके 7 बच्चे भी थे। इस सब के बारे में मुझे सोचकर ही घुटन हो रही थी। समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, कैसे इस मामले से जान छुड़वाऊं। भाई का रवैया देखकर मुझे लग रहा था कि वो 1 महीने के अंदर अंदर मेरी शादी करने के लिए भी तैयार हो जाएगा। मैंने अम्मी से इस बारे में बात करने का फैसला किया। इसी वक्त मैं अम्मी के कमरे में चली गई। भाई पहले से ही वहां पर मौजूद था, यानी वो अम्मी का दिमाग साफ कर चुका था। मुझे देखकर अम्मी मुस्कुराने लगी और अपने पास बुलाते हुए कहने लगी, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी बेटी की किस्मत इस कदर अच्छी हो सकती है। अरे मेरी बेटी तो बहुत कर्मों वाली है। इसके लिए तो एक ऐसे मर्द का रिश्ता आया है जो कि गांव का सबसे अमीर आदमी है। अम्मी की सोच पर भी मुझे दुख हुआ। अम्मी ये नहीं देख रही थी कि वो 3 बीवियां और 7 बच्चों का बाप है, बल्कि वो ये देख रही थी कि वो गांव का सबसे अमीर आदमी है। ठीक कहते हैं, गरीबों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज दौलत होती है। यहाँ पर मेरे घर वाले भी इस बात का सबूत पेश कर रहे थे। मैं अम्मी के करीब जाकर बैठ गई और उन्हें कहने लगी कि मैंने उस चौधरी से शादी नहीं करनी। मेरी बात सुनकर अम्मी ने वैसा ही रद्द-ए-अमल दिया जैसा मेरे भाई ने दिया था। अभी तो मेरा भाई भी अम्मी के साथ बैठा था। वो अपनी लाल आंखों से मेरी तरफ देखने लगा। मुझे अपने भाई से बहुत खौफ महसूस हो रहा था। यूं लग रहा था जैसे ये मेरा भाई ना हो बल्कि एक जालिम इंसान हो जो मुझ पर अपना फैसला मुसल्लत करने की कोशिश कर रहा हो। वो यकदम ही अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ। इससे पहले कि वो मेरी तरफ बढ़ता और मुझ पर हाथ उठाता, अम्मी ने उसे रोक लिया और उसे समझाते हुए कहने लगी, बेटा तुम रुक जाओ, ये अभी छोटी है, अभी इसे इन चीजों के बारे में पता नहीं है। मैं खुद इसे समझाती हूँ, तुम अभी जल्दी से बाहर जाओ। उन्होंने भाई को बाहर भेज दिया और मेरी तरफ मुतवज्जो हो गई। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं तेजी से नफी में सर हिला रही थी और एक ही बात कह रही थी कि आप मुझे कुछ भी कह दे, लेकिन मैं उस आदमी से किसी भी सूरत शादी नहीं करूंगी। अम्मी उसके बाद मुझे 1 घंटे तक समझाती रही और वो 1 घंटा मैं यही बात करती रही कि मैं उस आदमी से शादी नहीं करूंगी। आखिर में तंग आकर अम्मी ने मुझे कहा कि तुम हाँ करो या ना करो, तुम्हारी शादी सिर्फ और सिर्फ उसी आदमी से होगी। मैं चाहती हूँ कि तुम बस खुशी खुशी ये निकाह कर लो, क्योंकि निकाह तो तुम्हारा होकर ही रहेगा। मैं अपने कमरे में पूरी रात ही फूट फूट कर रोती रही। मुझे अपनी किस्मत बहुत बुरी लग रही थी। मुझे उस लड़की पर गुस्सा आ रहा था जिसने बचपन में एक बार मेरा हाथ देखा था और मुझे कहा था कि तुम्हारी जिंदगी में बहुत ज्यादा दौलत लिखी है और तुम्हारी शादी किसी शहंशाह से होगी जो तुमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करेगा और तुम्हारी जिंदगी को खुशियों से भर देगा। दौलत भी मुझे मिल रही थी और शहंशाह भी मुझे मिल रहा था, लेकिन वो पहले से ही बहुत सारी औरतों को अपना आप सौंप चुका था और मैं किसी भी ऐसे मर्द से शादी नहीं कर सकती थी जो बड़ा हुआ हो। अगली सुबह मैं सोकर उठी तो एक और खबर मिली जिसे सुनकर मुझे लगा कि 7 आसमान मेरे सर के ऊपर आकर गिर गए हों। दरअसल मेरी कज़न भी नदी के किनारे से गायब हो चुकी थी।
मैं ये बात सुनकर तेजी से अपनी खाला के घर गई, जहाँ पर वो बैठी फूट फूट कर रो रही थी। मुझे देखकर वो तेजी से मेरी तरफ बढ़ी और मुझे सीने से लगाकर कहने लगी, वो लोग मेरी प्यारी बेटी को भी अपने साथ ले गए। अरे मेरी प्यारी मासूम छोटी सी बेटी, न जाने वो उसके साथ क्या सलूक करेगी। तो मुझ पर एहसान करो, मेरी बेटी को मेरे पास ले आओ, वरना मैं उसके बगैर मर जाऊंगी। खाला ये कहती कहती बेहोश हो गई। मैं खाला को दोबारा होश में लाई, लेकिन वो मुसलसल रो रही थी और एक ही बात कह रही थी कि मेरी बेटी को वापस ले आओ। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इस सब में क्या करूं। आखिर मैं कर ही क्या सकती थी। मैं तो खुद ही बहुत बेबस थी। मैं अपनी जिंदगी में इस कदर उलझी हुई थी कि अपने लिए कुछ नहीं कर पा रही थी। गांव वालों के लिए क्या करती। तेजी से दिन गुजरते जा रहे थे। गांव में खौफो हरास बढ़ता चला जा रहा था। एक दिन मैं अम्मी के साथ छोटे बाजार गई। वहां पर मुख्तलिफ औरतें इसके सिलसिले में ही बात कर रही थी। अम्मी उनके करीब जाकर खड़ी हो गई। मजबूरन मुझे भी खड़ा होना पड़ा। अचानक उसमें से एक औरत बोली कि अब तो हर 2 दिन बाद एक लड़की गायब हो जाती है। जब उसके घर वालों को पता किया जाता है तो पता चलता है कि वो लड़की भी नदी किनारे ही गई थी। न जाने बाप अपनी बेटियों को कैसे नदी किनारे जाने की इजाजत दे देते हैं, हालांकि उन्हें पता भी है कि वहां पर एक रूह का बसेरा है। अरे माँ बाप कहाँ जाने की इजाजत देते हैं, ये लड़कियां खुद ही काबू में नहीं आती। ये तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर जाती हैं। अभी तो जिस लड़की की बात कर रही है, कुछ दिन पहले उसकी दोस्त गायब हुई थी। अपनी दोस्त को ढूंढने के चक्करों में ही वो वहां पर गई थी और खुद भी गायब हो गई। उनकी बातें अब मुझे परेशान कर रही थी, लिहाजा मैं भी गुफ्तगू में कूद पड़ी और उन्हें कहने लगी कि न जाने क्यों मुझे लग रहा है कि ये काम किसी जिन्नात का नहीं बल्कि किसी इंसान का है। मेरी बात सुनकर वो औरत हंसने लगी और कहने लगी, लड़की लगता है कि तू भी बावली हो गई है। अरे अगर इंसान का काम होता तो अभी तक पुलिस उसका काम तमाम कर चुकी होती। तुझे पता है कि जिस दिन वो लड़की गायब हुई है उस दिन भी पुलिस ने उस नदी पर अपना नाका लगाया हुआ था, लेकिन वो ना तो उस लड़की को देख सके और ना ही ये देख सके कि वो कहाँ पर चली गई। औरत की बात सुनकर मुझे हैरत हो गई। ये तो वो ठीक ही कह रही थी कि अगर वो इंसान का काम होता तो पुलिस उसे पकड़ चुकी होती, और जितना उसने मुझे बताया था मुझे भी लगने लगा था कि ये काम किसी और मखलूक का है। और अचानक मेरे दिल में आया कि मुझे भी वहां पर जाकर देखना चाहिए कि आखिर मामला क्या है। फिर मैंने तेजी से अपने दिल को समझाया और कहने लगी, नहीं ऐसा ना हो कि मैं खुद भी किसी बड़ी मुश्किल में फंस जाऊं। थोड़ी देर बाद हम लोग घर की तरफ वापस आ गए। अभी हम घर के अंदर दाखिल हुए थे जब मुझे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। मैंने पलटकर देखा तो वहां पर वही चौधरी खड़ा था जिसकी बड़ी बड़ी मूंछें थी और वो उम्र का भी काफी पक्का था। मुझे इस इंसान को देखकर ही गुस्सा आ जाता था, लेकिन फिलहाल उसे देखना मेरी मजबूरी थी। मैंने जल्दी से अम्मी को बुलाया। अम्मी ने पीछे पलट कर देखा तो एकदम ही खुश हो गईं और कहने लगी, अरे चौधरी साहब आप बाहर क्यों खड़े हैं, जल्दी से अंदर आइए ना। हम तो अंदर आ जाएं लेकिन कोई हमें दावत तो दे, चौधरी ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। उसकी ये बात सुनकर मेरा हलक कड़वा हो गया। उससे दावत देना तो दूर की बात, मैं तो उसकी तरफ देखना भी नहीं चाहती थी, लेकिन मजबूरी थी। अम्मी उस वक्त मेरे साथ थी। अम्मी ने जल्दी से मुझे टोका और कहने लगी कि चौधरी साहब को अंदर लेकर जाओ। मैं ना चाहते हुए भी मुस्कुराकर चौधरी साहब को घर के अंदर जाने की इजाजत देने लगी। चौधरी साहब मुस्कुराते हुए घर के अंदर दाखिल हो गए। अम्मी तो सीधी किचन में चली गई, जबकि मुझे चौधरी साहब के साथ ही बैठक में भेज दिया। अम्मी की इस कदर लापरवाही पर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। आखिर कैसे वो अपनी जवान बेटी को मर्द के साथ अकेले बैठक में छोड़ सकती थी, लेकिन अब मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। न जाने अम्मी को और भाई के जहन को क्या हो गया था, वो इतने ज्यादा खुले जहन की कैसे हो सकती थी, जबकि मुझे ये अच्छी तरह से याद था कि जिंदगी में सिर्फ एक बार ही मैंने अपने एक कजन से बात करने की कोशिश की थी। वो भी कोई फजूल बात नहीं थी, बल्कि एक जरूरी बात थी जो मैंने उससे करनी थी। उस दिन भाई ने मुझे देख लिया था और घर में आकर उसने मुझे इतनी बुरी तरह डांटा था कि मुझे यूं महसूस होने लगा था कि कजन से बात करके मैंने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। उसके बाद मैंने तौबा की थी कि कभी मैं किसी गैर मर्द के साथ बात नहीं करूंगी। उसके बाद मैं हमेशा ही एहतियात करती रही, जबकि आज अम्मी ना सिर्फ मुझे एक गैर मर्द के साथ कमरे में अकेला छोड़ के गई थी, बल्कि उसके साथ गप्पे लगाने का भी कहकर गई थी। थोड़ी देर बाद अम्मी जब कमरे के अंदर आई तो मेरे कान में सरगोशी करते हुए कहने लगी,
तुमने चौधरी साहब को किसी भी किस्म की शिकायत का मौका नहीं देना, बस चौधरी साहब जो कहें वो मान लेना। मैंने अम्मी के चेहरे की तरफ यूं देखा जैसे कि वो मुझसे मजाक कर रही हो। अम्मी ने आंखों ही आंखों में मुझे इशारा किया कि जो मैं कह रही हूँ बस तुम वही करो। मैंने एक गहरी सांस ली। इससे पहले कि चौधरी मुझसे कोई बात करता, मैंने खुद ही चौधरी से पूछ लिया कि नदी किनारे जो कुछ भी हो रहा है इस बारे में आपका क्या ख्याल है। मेरी बात सुनकर चौधरी ने गहरी सांस ली और अफसोस से कहने लगा, अरे प्यारी लड़की, तुमने भी क्या बात छेड़ दी, तुमने तो मेरे जख्मों पर नमक छिड़क दिया है। वो एकदम ही बहुत ज्यादा गमगीन हो गया था या फिर गमगीन होने की एक्टिंग कर रहा था। मैं ये बात नहीं समझ पाई, लेकिन उसके चेहरे पर एकदम ही दुख के तासुरात नमूदार होने लगे थे। थोड़ी देर बाद मुझे उसकी वजह पता चल गई। दरअसल वो अपनी कजन को उस नदी के किनारे खो चुका था। दरअसल ये वही कजन थी जिससे ये चौथी शादी करने जा रहा था। जब वो कजन उसे ना मिली तो उसने मुझसे शादी करने का फैसला किया। अब उसकी कजन का दुख इससे ज्यादा मुझे हो रहा था, क्योंकि अगर वो जिंदा होती तो मैं इस मुसीबत में गिरफ्तार ना होती। खैर, मैं काफी देर तक उसके साथ बैठी नदी के बारे में ही बातें करती रही। जब भी मैं उससे सवाल करती कि उस मामलात को हल करने के लिए आप क्या कर रही हैं, तो उसके चेहरे पर एक साया आकर लहराता। वो बेचैन हो जाता और तेजी से पहलू बदलने लगता। काफी देर तक तो वो मुझे बर्दाश्त करता रहा। फिर वो ये कहकर उठ खड़ा हुआ कि मैंने एक जरूरी काम के सिलसिले में जाना है। उसको वहां से भागता देखकर मुझे हंसी आ गई। मैंने भी शुक्र अदा किया कि उससे जान छूट गई है और उसने कोई भी बदतमीजी नहीं की। जब मैं बाहर निकली तो अम्मी चेहरे से बहुत गुस्से में लग रही थी। वो तेजी से मेरी तरफ बढ़ी, मुझे झंझोड़ते हुए कहने लगी, मैंने तुमसे क्या कहा था कि इससे अच्छी अच्छी बातें करना, लेकिन तुम वो नदी का किस्सा लेकर बैठ गई हो। न जाने वो तुम्हारे बारे में क्या सोचेगा। मैंने अम्मी को कहा कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, वो मेरे बारे में चाहे जो मर्जी सोचे। मैंने वही किया जो कि मुझे बेहतर लगा और आइंदा भी मैं ऐसा ही करूंगी। आपकी बात मानकर मैं उससे शादी कर रही हूँ, लेकिन अब आपकी हर बात मानकर मैं कोई काम नहीं कर सकती। अगर चाहती हैं कि मैं चुपचाप ये रिश्ता निभा लूँ तो मेरे मामलात में टांग मत अड़ाएं। ये कहकर मैं अपने कमरे में चली गई, क्योंकि अम्मी की बात ने मुझे गुस्सा दिला दिया था। अब वो कुछ ज्यादा ही मुझ पर हावी होने की कोशिश कर रही थी। रात के वक्त मैं पुरसुकून नींद सो रही थी जब अचानक ही डरावने ख्वाब की वजह से मेरी आंख खुल गई। मैं जब सोकर उठी तो उस वक्त मेरा पूरा जिस्म पसीने में शराबूर था। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। वो ख्वाब बहुत ही अजीबोगरीब था। मैंने देखा था कि मेरी दोस्त नदी के किनारे बैठी है। अचानक ही एक आदमी उसकी तरफ जाता है। उसके हाथ में एक पत्थर होता है, जिससे पहले तो वो मेरी कजन के सर पर मारता है और दोबारा से वो उस पर हमला करता है, लेकिन मेरी कजन उसे पीछे कर देती है और फिर उसके साथ ही मेरी आंख खुल गई। मैं उस आदमी के चेहरे को नहीं देख पाई थी, लेकिन उस वक्त मेरे जहन में सिर्फ और सिर्फ चौधरी का चेहरा घूम रहा था। मेरे ख्वाब कोई मामूली ख्वाब नहीं होते थे, बल्कि हमेशा ही उसके पीछे कोई न कोई मतलब छुपा होता था। मुझे लग रहा था कि अभी भी इस ख्वाब के पीछे एक मतलब है, जो कि यही है कि ये सब कुछ जो भी हो रहा है वो चौधरी के कहने के मुताबिक हो रहा है। मैंने फैसला किया कि अब इस बारे में पता लगाने की कोशिश करूंगी। अगर वाकई ये सब कुछ चौधरी कर रहा था तो वो कभी भी मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करेगा, लेकिन अगर ये चौधरी का काम नहीं है तो वाकई वहां पर कोई बदरू होगी, लेकिन तब की मैं तब देख लूंगी। अगले दिन मैंने वहां पर जाने का फैसला किया। शाम का वक्त था। मैं नदी किनारे जाने की तैयारी कर रही थी। अचानक ही अम्मी घर के अंदर दाखिल हो गई। उन्हें देखकर मुझे शदीद मायूसी हुई, क्योंकि आते साथ ही उन्होंने मुझे कह दिया था कि जल्दी से हांडी चूल्हे पर चढ़ाओ, आज रात को चौधरी हमारे घर पर खाना खाएगा। मैंने कहा कि मुझे चौधरी के साथ खाना नहीं खाना और ना ही उसके लिए कुछ पकाना है। मैं एक जरूरी काम के सिलसिले में अपनी दोस्त के घर जा रही हूँ। ये कहकर मैं घर से बाहर निकल आई, जबकि अम्मी मुझे रोकती ही रह गई। आखिरी बात जो मुझे अम्मी की सुनाई दी थी वो ये थी कि बस वक्त से पहले घर आ जाना। मैं जो ये सोच रही थी कि पता नहीं मैं दोबारा लौट कर आ सकूंगी या नहीं, अम्मी की बात सुनकर मुस्कुराने लगी। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मुझे शिद्दत से कुछ गलत होने का एहसास हो रहा था। नदी किनारे जब मैं पहुंची तो ठंडी हवा ने मेरा इस्तकबाल किया। दूर दूर तक गहरी खामोशी फैली थी, किसी का भी नामो निशान तक नहीं था। मुझे अच्छी तरह से याद है, 1 महीना पहले जब मैं यहाँ पर आती थी तब मुख्तलिफ जानवर घास चर रहे होते थे। इसके अलावा बहुत से लोग भी आस पास घूम रहे होते थे,
लेकिन जब से वो हादसात पेश हुए थे तब से लोगों ने यहाँ पर आना छोड़ दिया था, बल्कि जानवरों को भी यहाँ पर भेजना छोड़ दिया था। मैं वहीं नदी किनारे जाकर बैठ गई। मुझे अपनी दोस्त की शिद्दत से याद आ रही थी। ये वही जगह थी जहाँ पर मैं अपनी दोस्त के साथ बैठा करती थी और उसके साथ हंसी मजाक किया करती थी। मेरी कज़न भी अक्सर हमारे साथ होती थी। मुझे उन दोनों के जाने का बहुत अफसोस हो रहा था। वहाँ बैठे हुए थोड़ी ही देर गुजरी थी जब मुझे यूं महसूस हुआ किसी ने मेरे कान में सरगोशी की हो। आवाज बहुत हल्की थी, मुझे सुनाई नहीं दी। मैंने तेजी से अपने आगे पीछे देखा, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। मैंने इसे अपना वहम करार दिया, लेकिन ज्यादा देर तक मैं उसे अपना वहम करार ना दे सकी, क्योंकि अब मुझे यूं महसूस हुआ था जैसे किसी ने दोनों हाथ मेरे कंधों पर रखकर थोड़ा सा दबाव डाला है। मैंने जब सर ऊपर उठाया तो वहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत इंसान खड़ा था। उससे ज्यादा खूबसूरत इंसान मैंने अपनी सारी जिंदगी में नहीं देखा था। मुझे देखकर वो पुरस्कार अंदाज में मुस्कुराने लगा। उसके बाद उसने मेरे चेहरे पर फूंक मारी, फिर वो वहाँ से गायब हो गया। उसे गायब होता देखकर मैं खौफजदा हो गई। इससे पहले कि मैं वहाँ से भागती, अचानक ही चंद लोग वहाँ पर आ गए। उन लोगों को देखकर मैं अंदाजा नहीं लगा पाई कि ये कौन है, ये इंसान है या फिर वही मखलूक है जो मैंने थोड़ी देर पहले देखी थी। मैं यही अंदाजा लगाने की कोशिश कर रही थी कि अचानक उसमें से एक लड़का बोला, अरे ये लड़की तो मेरी सोच से भी ज्यादा हसीन है और इस लड़की के तो बहुत ज्यादा पैसे मिलेंगे, लिहाजा बेहतर यही है कि इसे मारे नहीं और आगे भेज दें। दूसरे लड़के ने भी कहा कि तुम ठीक कह रही हो, इसे आगे भेज देते हैं, इसकी बहुत ही अच्छी रकम मिलेगी। वो तीनों तेजी से मेरी तरफ बढ़े। उनमें से एक ने मेरे नाक पर कोई चीज रखी और मुझे बेहोश कर दिया। उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं। जब मुझे होश आया उस वक्त मैं गाड़ी में मौजूद थी। गाड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ती जा रही थी। मेरा सर एक मर्द की गोद में पड़ा था। जैसे ही मैंने आंखें खोली वो मर्द चीख पड़ा कि उसे दोबारा होश आ गया है, कुछ करो कुछ करो। उसको चीखता देखकर दूसरा मर्द उसका मजाक बनाने लगा और कहने लगा, क्या हो गया है, सिर्फ होश ही तो आया है, इसने कौन सा तुम्हें छेड़ दिया है और तुम इतनी ज्यादा डर क्यों रही हो, ये तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। ये कहकर उसने दोबारा रुमाल मेरी नाक पर रखा और मुझे दोबारा से बेहोश कर दिया। बेहोश होने से पहले मुझे इतना अंदाजा तो हो चुका था कि अब मैं जिनके कब्जे में हूँ ये कोई और मखलूक नहीं बल्कि मेरे जैसे ही इंसान है। तीसरी बार जब मेरी आंख खुली तो उस वक्त मैं कमरे में मौजूद थी। कमरा चारों तरफ से बंद था, सिर्फ एक ही रोशनदान था। वहां पर तो कोई दरवाजा भी नहीं था जिसके जरिए मैं बाहर निकल सकती। पता नहीं ये लोग मुझे इसके अंदर कहाँ से लाए थे और बाहर निकलने का रास्ता कहाँ पर था। मैं कमरे के अंदर ऊंची ऊंची आवाज में चिल्लाने लगी और उनकी मिन्नतें करने लगी, खुदा के लिए मुझे छोड़ दो, खुदा के लिए मुझे जाने दो, मैंने तुम लोगों का कुछ भी नहीं बिगाड़ा। मुझे चिल्लाते हुए थोड़ी ही देर गुजरी थी कि अचानक ही एक आदमी कमरे के अंदर दाखिल हो गया। तब मुझे अंदाजा हुआ कि उस कमरे के अंदर दरवाजा मौजूद था, लेकिन दीवार के ही रंग का था और दीवार के अंदर दबा हुआ था। इस वजह से ठीक तरह से दिखाई नहीं देता था। वो आदमी बहुत ही गुस्से में लग रहा था। उसने जल्दी से कमरे की लाइट जलाई जिसमें उसका खौफनाक चेहरा नजर आने लगा। उसके चेहरे पर जगह जगह जख्मों के निशान थे। उसकी आंखों के करीब खंजर का निशान था, जबकि उसकी दूसरी आंख फूटी हुई थी। वो कोई बहुत ही वहशी इंसान लग रहा था। इससे पहले कि वो मेरी तरफ बढ़ता, मैंने उससे कहा, दूर ही रुक जाओ, खबरदार जो तुमने मेरी तरफ बढ़ने की कोशिश की। उसने उंगली उठाई और मुझे धमकी देते हुए कहने लगा, मैं तुमसे सिर्फ आखिरी बार समझा रहा हूँ, अब मुझे तुम्हारे चिल्लाने की आवाज सुनाई न दे, क्योंकि अब अगर मुझे तुम्हारी चिल्लाने की आवाज सुनाई दी और अब मेरी नींद तुम्हारी वजह से डिस्टर्ब हुई तो तुम्हारे साथ जो हाल करूंगा वो सोचकर ही तुम्हारी रूह कांप उठेगी। ये कहकर वो दोबारा से बाहर जाने लगा। मैंने उसे रोका और उससे पूछने लगी, खुदा के लिए मुझे सिर्फ एक बात बता दो, मुझे बता दो कि मुझे यहाँ पर कौन लाया है। उसने जो जवाब दिया वो सुनकर मुझे लगा कि मेरे कदमों के नीचे से जमीन निकल गई हो। उसने मुझे बताया कि तुम्हारा महबूब चौधरी ही तुम्हें यहाँ पर लाया है, बल्कि तमाम लड़कियों को यहाँ पर लाने वाला और तमाम लड़कियों को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा महबूब चौधरी ही है। अभी अगर तुम उसकी महबूबा ना होती तो मैं कब का तुम्हारा काम तमाम कर चुका होता, लेकिन मैं उसकी वजह से खामोश हूँ और तुम्हें कुछ नहीं कह रहा। वो खुद ही आकर तुम्हें संभाल लेगा। अब खामोशी से यहाँ पर बैठी रहो और मुझे तुम्हारी आवाज सुनाई न दी। मेरा दिल खौफ से कांप रहा था।
मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। चौधरी का नाम सुनकर ही मेरे पूरे जिस्म में करंट दौड़ गया था। अब तो मैं उसकी दस्तरस में मौजूद थी और मेरा उससे निकाह भी नहीं हुआ था। ऐसे में अगर वो मुझे इस्तेमाल करना चाहता तो बासानी कर सकता था और किसी को पता भी न चलता। मुझे बहुत शिद्दत से रोना आ रहा था। मैं वहीं जमीन पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। मुझे रोते हुए थोड़ी ही देर गुजरी थी जब मुझे यूं महसूस हुआ कोई मेरे बाल समा रहा है। मैंने सर उठाकर देखा तो वहां पर वही खूबसूरत लड़का खड़ा था जिसे मैंने नदी किनारे देखा था। वो बहुत ही प्यार भरी नजरों से मेरी तरफ देख रहा था। यूं लग रहा था जैसे वो किसी लड़की को पहली बार देख रहा हो। उसकी आंखों पर सताइश थी जबकि उसके चेहरे पर मुस्कान फैली थी। उसने इंतहाई नरमी के साथ मेरे आंसू साफ किए और मेरे माथे पर प्यार करते हुए कहने लगा, तुम बहुत प्यारी और बहुत खूबसूरत और नाजुक लड़की हो। तुम जैसी लड़कियों की आंखों पर आंसू अच्छे नहीं लगते। जल्दी से अपने आंसू साफ करो वरना मेरा दिल टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। उसकी बात सुनकर मैं मजीद बहुत ज्यादा डर गई और उसको एकदम अपने सामने देखकर मेरा दिल दोबारा खौफ से धड़कने लगा। मैं उससे पूछना चाहती थी कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रही हो, मगर मेरी जुबान से अल्फाज ही अदा नहीं हो रही थी। मेरी जुबान मेरा साथ ही नहीं दे रही थी। मैं काफी देर तक उसी हालत में बैठी रही और उसे खौफजदा नजरों से देखती रही, जबकि वो भी खामोशी से बैठा मेरे चेहरे की तरफ देख रहा था। वो पलक झपके बगैर ये अमल दोहरा रहा था। यूं लग रहा था जैसे उसे उसके अलावा और कोई काम ना हो। अचानक ही मैंने उसकी आंखों के सामने हाथ लहराया तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मुझे कहने लगा, मुझे अंदाजा है तुम्हारे दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है और मुझे पता है कि तुम इस वक्त बहुत परेशान हो, लेकिन मैं अपने दिल का क्या करूं जो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें देखने की जुस्तजू कर रहा है। मैं तुम्हें तसल्ली देता हूँ, यकीन दहानी करवाता हूँ कि तुम्हारे साथ किसी भी किस्म का गलत मामला नहीं होगा, बल्कि मैं खुद तुम्हारी मदद करूँगा। अब तुम खामोशी से बस मुझे अपने चेहरे को देखते रहने की इजाज़त दो। ये कहकर वो दोबारा से मेरे चेहरे की तरफ देखने लगा। पहले तो मुझे खौफ हो रही थी, लेकिन अब मुझे शर्म आने लगी थी। शर्म से मेरे गाल तपने लगे थे। ये देखकर वो मुस्कुराने लगा, कहने लगा, तुम तो शर्मा कर और भी ज्यादा हसीन लगती हो। इससे पहले कि वो मेरे गालों पर अपने हाथ फेरता, अचानक दरवाजा खुला और कोई तेजी से कमरे के अंदर दाखिल हुआ। उसने तसल्ली से गर्दन मोड़कर देखा। मैं भी खौफजदा हो गई और खौफ से अपने सामने बैठी लड़की को देखने लगी, लेकिन ये देखकर हैरान रह गई कि कमरे में दाखिल होने वाले को सिर्फ मैं ही दिखाई दे रही थी। उसे वो लड़का दिखाई नहीं दे रहा था। वो उस लड़के के जिस्म में से गुजरकर मेरी तरफ आया और मेरा हाथ गुस्से से पकड़ते हुए कहने लगा, चलो मेरे साथ। इससे पहले कि वो मुझे खींचकर कमरे से बाहर लेकर जाता, किसी ने उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा। उसके साथ ही लड़के ने उसके पेट पर जोरदार लात मारी और उस पर घूंसों की और लातों की बारिश शुरू कर दी। थोड़ी ही देर में उस इंसान की चीखें उस छोटे से इलाके में गूंज रही थी। उसकी चीखें सुनकर बाकी साथी भी कमरे के अंदर दाखिल हो गए, जहां पर वो जख्मी हालत में जमीन पर पड़ा था। उसे इस कदर जख्मी देखकर वो परेशान हो गए। उन्होंने एक नजर मुझ पर डाली और दोबारा उन्होंने उसी लड़के को देखा। शायद वो यकीन दहानी करने की कोशिश कर रहे थे कि ये सब कुछ मैंने ही किया है या फिर उनकी नजरों का धोखा है। अचानक ही उनमें से एक मर्द दोबारा मेरी तरफ बढ़ा। इससे पहले कि वो मुझे किसी किस्म का कोई नुकसान पहुंचाता, जिनसार ने उसके साथ भी वैसा ही सलूक किया जो उसने थोड़ी देर पहले वाले लड़के के साथ किया था, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसने तमाम लड़कों को सबक सिखा दिया। आखिर में अब सिर्फ चौधरी ही बचा था। चौधरी ये सब देखकर खौफ से कांप रहा था। उसके चेहरे पर कभी एक साया आता था और कभी एक साया जाता था। जब वो मेरी तरफ बढ़ा, इससे पहले कि वो मुझे हाथ लगाता, अचानक ही मुझे उसका हाथ टूटने की आवाज सुनाई थी। एक चीख चौधरी के मुंह से निकली और दूसरी चीख खौफ से मेरे मुंह से निकली थी। उसके बाद जिनसार ने चौधरी के साथ इतना बुरा सलूक किया कि वो मरने के करीब पहुंच गया। मैंने भी जिनसार को रोका, क्योंकि अगर मैं उससे ना रोकती तो चौधरी मर जाता। थोड़ी ही देर बाद जिनसार मुझे वहां से लेकर बाहर निकल गया। उसके बाद उसने मुझे कहा कि मेरा हाथ पकड़ लो और अपनी आंखें बंद रखो। जब तक मैं तुम्हें ना कहूँ तुम अपनी आंखें मत खोलना। मैंने वैसा ही किया और जिनसार का हाथ पकड़ लिया। यूं महसूस होने लगा जैसे मैं हवा में उड़ रही हूँ। बहुत ही खूबसूरत एहसास था। जब जिनसार ने मुझे आंखें खोलने का कहा, मैंने आंखें खोली तो अपने घर के दरवाजे के सामने खड़ी थी।
अपने घर को देखकर मैंने बुरा सा मुंह बनाया। मुझे इस तरह से बुरा सा मुंह बनाता देखकर वो जिनसात हंसने लगा और कहने लगा, तुम्हें क्या लगा था मैं तुम्हें कहाँ पर लेकर जाऊंगा? मैंने उससे कहा कि मुझे लगा था कि तुम मुझे किसी और बहुत ही प्यारी जगह पर लेकर जा रही हो, लेकिन तुम तो फिर मुझे इसी जगह पर लेकर आ गई। उसने मुझे कहा कि अब जल्दी से अपने घर के अंदर जाओ, तुम्हारा भाई और माँ बहुत ज्यादा परेशान है। कल मैं तुम्हें एक बहुत ही प्यारी खबर सुनाऊंगा, तुम बस उस खबर के लिए तैयार रहना। मैं खामोशी से घर के अंदर दाखिल हो गई, जहाँ अम्मी सहन में बैठी थी। रो रो कर उनकी बुरी हालत थी। मुझे देखकर वो तेजी से मेरे पास आई और मुझे कहने लगी, तुम्हें पता भी है हम तुम्हारी वजह से कितना ज्यादा परेशान हो गए थे, लेकिन तुम हो जिसे अपनी बूढ़ी माँ की कोई फिक्र नहीं। भाई भी तेजी से मेरे पास आया और मुझे सीने से लगाकर कहने लगा, गुड़िया तुमने मुझे परेशान कर दिया था। तुम सोच भी नहीं सकती थी कि तुम्हारी वजह से मेरा दिल किस कदर बेचैन हो गया था। मैंने कहा, भाई फिक्र मत करे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम कहाँ पर गई थी। मैंने उन्हें कहा कि मैं यूं ही जंगल की तरफ निकल गई थी, लेकिन फिर रास्ता भटक गई। मेरा भाई मेरी तरफ मशकूक नजरों से देख रहा था। मैंने उसे जल्दी से नजरें चुराई और अपने कमरे में वापस चली गई। अगले दिन जब मैं सोकर उठी, मेरे जहन में जिन साथ की बातें गूंज रही थी, जिसने मुझे कहा था कि अगली सुबह तुम्हें खुशखबरी मिलेगी। मैं शिद्दत से उसकी तरफ से मिलने वाली खुशखबरी का इंतजार कर रही थी। दिन का वक्त था, मैं अम्मी के साथ बैठी बातें कर रही थी, जब भाई बौखलाया हुआ घर के अंदर दाखिल हुआ और सबको बताने लगा कि नदी के किनारे चौधरी की और उसके साथी चंद लोगों की लाशें मिली हैं। उसके साथ ही वहाँ पर एक खत पड़ा हुआ मिला है, जिसमें लिखा हुआ था कि जितनी भी लड़कियां गायब हुई हैं, उसके पीछे चौधरी का हाथ था। इस वजह से मैंने चौधरी को इंजाम तक पहुंचा दिया। उसकी बात सुनकर अम्मी अपना सीना पीटने लगी और रोते हुए कहने लगी, हाय मेरी बेटी का घर बसने से पहले ही उजड़ गया। लेकिन वो नहीं जानती थी कि उनकी बेटी के दिल में खुशी से गुल बूटे खिल रही हैं। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी किस्मत इतनी अच्छी भी हो सकती है। मुझे रह रहकर जिनसार पर बहुत ज्यादा प्यार आ रहा था, लेकिन मैं उससे ये प्यार जता नहीं सकती थी, क्योंकि उससे प्यार जताने के बाद उसने जो कुछ मेरे साथ करना था उसके बारे में मैं सोचना भी नहीं चाहती थी। वो पूरा दिन मेरा बहुत ही खुशगवार गुजरा, क्योंकि मेरे तमाम करीबी लोगों के कत्ल का बदला उस जिनसात ने ले लिया था। मैं उस जिनसात की बहुत ज्यादा मशहूर थी। अब मैं उसका शुक्र अदा करना चाहती थी, लेकिन वो मेरे सामने ही नहीं आ रहा था। रात के वक्त मैं छत पर खड़ी थी। मैं उसी जिनसात का इंतजार कर रही थी, लेकिन जब जिनसात मेरे सामने हाजिर हुआ और मुझसे पूछने लगा, क्या तुम मेरे इंतजार में खड़ी हो, तब मैंने साफ साफ इनकार कर दिया। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराने लगा और कहने लगा, शायद तुम भूल गई हो कि मैं इंसान के दिमाग को अच्छी तरह से पढ़ सकता हूँ। इसी वजह से तुम्हारी ये बात सुनकर मैं मायूस नहीं होऊंगा, क्योंकि हकीकत यही है कि तुम मेरे इंतजार में खड़ी हो। मैं भी अब की बार मुस्कुरा दी और उससे कहा, हाँ ठीक है, तुम ठीक कह रही हो। थोड़ी देर बाद वो मेरे सामने आकर खड़ा हो गया और मेरे चेहरे की तरफ गौर से देखने लगा। उसे इस कदर गौर से देखता पाकर मैं शर्मा गई और उससे कहने लगी, मुझे इस तरह से मत देखो। लेकिन उसकी बात सुनकर मुझे लगा कि मैंने शायद कुछ गलत सुन लिया है। जिनसात ने मुझे बताया कि मैं तुम्हें आखिरी बार देखने के लिए आया हूँ, इस वजह से मुझे जी भर कर देखने दो। मैंने बेयकीनी से उसके चेहरे की तरफ देखा और उससे कहा था कि तुम मुझे छोड़कर जा रही हो। जिनसात ने मुझे बताया कि मेरी मजबूरी है, क्योंकि मैं इंसानों को अपने कबीले के सरदार की इजाजत के बगैर कत्ल किया। बिलाशुबा मैंने नेक काम किया, लेकिन इसके लिए मुझे पहले अपने कबीले के सरदार की इजाजत लेनी चाहिए थी, जो मैंने नहीं ली। और अब इसकी सजा ये है कि वो मुझे एक लंबे अरसे के लिए वापस कोकाफ बुला रहा है। उसकी बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि अभी तो मैं उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार होना शुरू हुई थी और अभी वो मुझे छोड़कर जा रहा था। मैंने उससे कहा कि मैं लंबे अरसे तक तुम्हारा इंतजार करने के लिए तैयार हूँ। उसने मुस्कुराते हुए कहा, शायद तुम उस वक्त तक जिंदा भी ना रहो। फिर उसने मुझे बताया कि उसका लंबा अरसा तकरीबन 100 साल का है। ये बात सुनकर मेरा दिल दोबारा से उदास हो गया। मैं सोचने लगी, काश मैं भी एक जिनसादी होती। उसने मेरी ये सोच भी पढ़ ली और फिर कहा कि तुम जिनसादी नहीं हो, लेकिन इसके बावजूद तुम एक जिनसात की मोहब्बत हो। मैं तुमसे हमेशा इश्क करता रहूंगा और तुम्हें कभी भी नहीं भूलूंगा। तुम यहाँ, उसने अपने दिल पर इशारा किया और मुझे कहने लगा कि तुम यहाँ मेरे दिल में रहती हो और हमेशा ही रहती रहोगी। चाहे तुम मेरे करीब हो या ना हो, लेकिन तुम्हारी मौजूदगी का एहसास मुझे हमेशा रहेगा।
उसने जाते हुए मुझे एक अंगूठी दी और कहा कि ये हमेशा ही अपने हाथ में पहने रखना, क्योंकि जब तक तुम्हारे हाथ में रहेगी तब तक मुझे तुम्हारे जिंदा होने का पता चलता रहेगा। जिस दिन ये तुम्हारे हाथ से उतर गई उस दिन मैं ये समझ लूंगा कि तुम इस दुनिया से चली गई हो। मैंने जिन साथ से वो अंगूठी ले ली और अपनी उंगली में हमेशा हमेशा के लिए पहन ली। उसके बाद मेरी शादी भी हो गई, मेरे बच्चे भी हो गए, लेकिन मैं उस जिन साथ को ना भूल पाई। वो अंगूठी आज भी मेरे हाथ में वैसे ही मौजूद है। जब भी मैं उस अंगूठी को देखती हूँ मुझे जिन साथ की याद आ जाती है और मेरी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आपको दहशतनाक दिल को जकड़ देने वाली कहानियां पसंद हैं तो ऐसी एक कहानी रोजाना सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।